एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है परफेक्ट क्राउन। इस ड्रामा की शुरुआत 600 साल पहले जीसन एरा से होती है। किंग और वॉरियर्स का टाइम था जहाँ पर किंग क्राउन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब पावर सिर्फ किंग्स की फैमिली के पास ही होती थी, लेकिन अब 21st सेंचुरी में किंग्स फैमिली के साथ साथ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और रिच लोगों के पास भी पावर होती है और उनके फैमिली मेंबर्स को ये पावर हेरिडिटी के हिसाब से मिलती है। फिर हम ड्रामा की मेन लीड सांग को देखते हैं, जो कि एक हाई क्लास स्कूल की टॉप स्टूडेंट है और उसका कॉम्पिटिटिव स्कूल का ही एक पॉपुलर लड़का रियू है। हर बार की तरह इस बार भी सांग ने रियू से एग्जाम में ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया था और इसी बात को लेकर उनके बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। वैसे सांग के टॉप करने पर स्कूल के प्रिंसिपल इतने ज्यादा इम्प्रेस नहीं दिख रहे थे, फिर भी वे उससे थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बातें पूछते हैं और उसके सही जवाब देने पर एक एंटीक पीस उसे गिफ्ट करते हैं। पर सांग प्रिंसिपल कैबिन से बाहर आकर स्कूल फंक्शन में उस एंटीक पीस को फेंक देती है। अब प्रेजेंट टाइम में सांग की एक अपनी कंपनी थी जिसके अंदर बहुत से लोग काम करते थे, सभी उससे डरते थे। वह जो ऑर्डर करती थी लोगों को बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करना पड़ता था। तभी उसको उसकी असिस्टेंट हाई मीटिंग जल्दी खत्म करके रेडी होने के लिए बोलती है, क्योंकि आज यून का बर्थडे था और ये कि सभी रिच फैमिली को वहाँ पर बुलाया गया है तो उन्हें भी वहाँ पर टाइम पर पहुँचना है। मीटिंग छोड़कर अब सांग को ऐसी पार्टी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर इस पार्टी में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी करके वह अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का ध्यान ला सकती है। तो उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए वह पार्टी में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पहनकर जाने का ही डिसाइड करती है और अपने एम्प्लॉइज को उसके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक आर्टिकल ट्वीट करने को बोलती है। बहुत ही कम टाइम में सांग ने एक अच्छा पीआर प्लान भी बना लिया था। फिर हम ड्रामा के मेन लीड वान को देखते हैं, जो कि रॉयल फैमिली का छोटा बेटा और किंग का अंकल था। यहाँ पर जब वान नहा रहा था तब हम बाथरूम में थोड़ा सा ब्लड नोटिस करते हैं और कुछ देर बाद वान और उसके असिस्टेंट जॉय की बातों से हमें पता चलता है कि वान सुबह हंटिंग करने गया था। ये ब्लड उसी का है। वैसे तो वान को अपने नेफ्यू मतलब कि किंग के बर्थडे के लिए रेडी होकर पार्टी में पहुंचना था, लेकिन वो चोई की बात नहीं सुनता और सो जाता है। वहीं इवनिंग को किंग इयान के बर्थडे पर कोरिया की सभी रिच फैमिली, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन वहां पर पहुंचते हैं। मीडिया भी वहां पर भीड़ लगाकर पार्टी का हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही थी। तभी एंट्री होती है सांग की, जो की सबसे अलग मॉडर्न रेड आउटफिट पहनकर आई थी, जो की रॉयल पार्टीज में ऐसे मॉडर्न रेड आउटफिट पहनकर आना डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट लाइट कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर आए थे, इसलिए मीडिया का पूरा अटेंशन सांग को मिलता है और यही उसका प्लान था। मीडिया से खबर बाहर आते ही उसकी कंपनी के एम्प्लॉइज उसे लेकर पीआर स्टंट खड़ी कर देते हैं। उसके आउटफिट और फुल लुक को लेकर एक के बाद एक पोस्ट की जाती है। इसके बाद पब्लिक उनकी कंपनी से सांग के वही आउटफिट को खरीदने लग जाती है। देखते ही देखते सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है और एक छोटे से कंट्रोवर्सी से सांग ने अपनी कंपनी के सेल्स इंक्रीज कर दिए थे। लेकिन भले ही वो मल्टी टैलेंटेड हो, फिर भी लोग उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते, क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है। उसके फादर ने कभी उसकी मॉम से शादी ही नहीं की। उसके 10 साल के होने के बाद जाकर उसके फादर को उसके बारे में पता चला और वह सांग को घर लेकर आए। यहाँ पर सांग के फादर केसल ग्रुप कंपनी के ओनर थे। पार्टी में कुछ लेडीज इसी के बारे में बात कर रही थी और उसके रेड आउटफिट को लेकर ताना मार रही थी। तब सांग वाइन का ग्लास तोड़कर उन्हें डराकर चुप करवा देती है। तभी उसकी मुलाकात अपने स्टेप ब्रदर ताइसू से होती है, जो कि उसकी कंपनी और उसके काम को लेकर उसकी इंसल्ट कर रहा था। हालांकि सांग चुप नहीं रहती, ताइसू को अच्छा सबक सिखाकर चुप करवा देती है। लेकिन भले ही दोनों कितना भी एक दूसरे को पसंद ना करे, पर हरकतें दोनों की सेम ही थी। कोर्ट लेडी के बुलाने पर पार्टी में मौजूद लोग रॉयल पैलेस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हियान और उसकी माँ रांग मौजूद थी। यहाँ पर किंग हियान सिर्फ 8 साल का बच्चा था, जो कि अपना क्राउन भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। उसकी माँ उसकी हर एक चीज का ख्याल रख रही थी। वहाँ पर मौजूद लोग तो डिनर शुरू होने का वेट कर रहे थे, पर अब तक प्रिंस वान नहीं आए थे, इसलिए सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर बहुत लेट और हंटिंग का आउटफिट पहनकर, जो देखकर रंग जरा भी खुश नहीं थी। लेकिन गेस्ट वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए वो वान को ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती और पार्टी डिनर शुरू की जाती है। पूरे कोरिया में भी इयान का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस दिन को एक पूरा पब्लिक हॉलिडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इधर रॉयल पैलेस में एक रिचुअल किया जाता है, जहाँ पर इयान एक पेपर पर
अपनी 3 बर्थडे विशेस लिखता है, जिसकी कुछ देर बाद प्रिंस वान रिवर ब्रिज पर फायरवर्क्स के साथ बर्न कर देते हैं। और उस दौरान सांग भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि वान को देख रही थी, पर वो उसकी तरफ नहीं देखता। उसके बाद सांग फिर से पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मिन से होती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त हो। दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की सभी बातें शेयर कर रहे थे। इधर वान को चॉय ऐसे बिना बताए कहीं भी जाने को मना करता है। इस टाइम किंग छोटे हैं और वान एक प्रिंस है। किंग का क्राउन पाने का हक उसके पास भी है। इस बात को लेकर वान की लाइफ खतरे में भी पड़ सकती है, पर वान को इन बातों का नहीं बल्कि अपनी शादी का टेंशन था। वे शादी तो कर ले, पर उसके बाद चॉय कहे काम बढ़ जाएगा, क्योंकि शादी के बाद वान तो अपने रॉयल ड्यूटीज छोड़ देगा। तब चॉय को उसके ड्यूटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये सुनकर चॉय डर जाता है। अभी तो वैसे भी वो ओवरवर्क कर रहा था। वान की शादी के बाद अगर और काम बढ़ गया तो वो पागल ही हो जाएगा। तब वान चॉय से उसके मैरिज को लेकर कैबिनेट मेंबर से डिसअप्रूवल लेने के लिए बोलता है, क्योंकि रूल के हिसाब से जब तक कैबिनेट मेंबर्स रॉयल मैरिज को लेकर अप्रूवल नहीं मिलता तब तक शादी नहीं हो सकती। ये तो वान चाहता था, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। फिर जब वान पैलेस के दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सांग से होती है। पैलेस की इस जगह में बाहर की किसी पर्सन का बिना परमिशन के आना मना था, इसलिए वान उसको इस बात के लिए टोकता है। पर सांग के मुताबिक वो गलती से रास्ता भूलकर वहाँ पर पहुंची थी। हालांकि वान उसके ऊपर इस बात को लेकर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वे सांग का स्कूल सीनियर था। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। पार्टी में अचानक आग लग चुकी थी। इस आग को देखकर वान को अपना बड़ा भाई याद आता है, जो कि ऐसे ही एक आग में 3 साल पहले जलकर मर गया था। आज किसी को कोई भी हार्म नहीं हुआ था। फिर भी रांग इस एक्सीडेंट के लिए वान को थप्पड़ मारती है। वह अपने हस्बैंड को तो खो चुकी है, अब अपने बेटे हियन को नहीं खोना चाहती, और किंग को प्रोटेक्ट करना वान की ड्यूटी है। फिर भी ऐसा एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस बात को लेकर रांग गुस्सा थी। उनके बीच का ये झगड़ा सांग भी सुन लेती है, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है। इस बार में वह अपने असिस्टेंट हाई से बोलती है, पर हाई को सबसे ज्यादा वांग की फिक्र थी कि कहीं आग में उसे कोई इंजरी तो नहीं हुई। पूरे रास्ते वे सांग से उसके बारे में ही बात कर रही थी। इस दौरान सांग उसे स्कूल टाइम की बात बोलती है कि जब वे स्कूल में वान की जूनियर थी, आर्चरी का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल का बड़ा प्लेग्राउंड सिर्फ रॉयल फैमिलीज के स्टूडेंट के लिए था। इसलिए सांग चुपके से रात को प्लेग्राउंड में जाकर वहाँ पर आर्चरी की प्रैक्टिस करती थी। पर एक दिन वांग उसे वहाँ पर देख लेता है, उसे भागने भी नहीं देता और स्कूल के रूल्स बताने लगता है। तब सांग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करती है। उसके हिसाब से जिन जिन स्टूडेंट ने आर्चरी का सब्जेक्ट लिया है, उन्हें बड़े प्लेग्राउंड में ही प्रैक्टिस करने को मिलना चाहिए, तभी तो एग्जाम में सभी के लिए इक्वल होगा। फैमिलीज के लिए आखिर इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? अगर वान को उससे आर्चरी में जीतना है और ज्यादा मार्क्स एग्जाम में लेने हैं तो उसकी बराबरी में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वान उसकी इस बात से बहुत ही इम्प्रेस दिख रहा था। अगले दिन वांग से रांग बात करने के लिए आती है, जो कि अभी भी गुस्सा थी। उसके हिसाब से किंग अभी सिर्फ 8 साल का है, तो सभी फॉरेन अफेयर्स, लीगल वर्क्स और सभी रॉयल ड्यूटीज वान को ही करनी चाहिए। पर वे ये उम्मीद ना करे कि वे कभी किंग क्राउन हासिल कर सकता है। अभी ग्राउंड प्रिंस है और हमेशा वही रहेगा। किंग तो उनका बेटा ही रहेगा, लेकिन वान को खुद किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चाइल्डहुड में ही उसके फादर ने उसे समझा दिया था कि वह हमेशा ग्राउंड प्रिंस ही रहेगा, कभी किंग नहीं बन सकता। किंग उसका बड़ा भाई है और उसके बच्चे ही बनेंगे। वांग को उसके फादर प्यार नहीं करते थे। कोई रॉयल किंग का टाइटल लेकर क्या ही करेगा, बाकी वह किंग को प्रोटेक्ट करेगा और अपनी ड्यूटीज करता जाएगा। ये बोलकर वान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सांग के घर पर उसके फादर उसके शादी की बात कर रहे थे। वह अपनी पसंद के लड़की से उसकी शादी करवाना चाहते थे, जिस बात पर सांग राजी नहीं थी। वे जानती थी उसकी शादी करवा के उसके फादर उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। उसकी कंपनी उसके स्टेप ब्रदर ताइजू के नाम कर देंगे, जो कि वो कभी होने नहीं देगी। शादी वे जरूर करेगी, पर अपनी मर्जी के लड़के से। इस बात को लेकर सांग का अपनी भाभी हांदा और अपने भाई से भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहाँ पर हांदा उसे नाजायज होने को लेकर ताना मार रही थी। वहीं वान अपनी भाभी का दिल रखने के लिए शादी करने के लिए राजी हो जाता है। वैसे भी वान को तो शादी करनी होगी, बाद में नहीं तो अभी सही। ये बात वो चोई को बोलता है। अगले दिन अभी से शादी के टेंशन से सांग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी।
गुस्से में वह अपने एम्प्लॉयज को भी डांट रही थी। तभी हाई आके उसे किसी तरीके से शांत करती है। वान पैलेस छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने के लिए जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात रांग के फादर योंग से होती है, जिनसे वांग ज्यादा कुछ बात नहीं करता। फिर हमें पता चलता है कि रांग और उसके फादर वान को जरा भी पसंद नहीं करते, पर पब्लिक वान के नाम से पागल थी। सभी पसंद करते थे क्योंकि उसने अपने फादर और अपने भाई को खोया है। वान के पास लोगों की संपत्ति थी। इसी बात से रांग को सबसे ज्यादा गुस्सा आता था। वहीं हाई ने शादी के लिए सांग को कुछ लड़कों की फोटोज भेजी थी, लेकिन इनमें से कोई भी लड़का सांग से बड़ा बिजनेसमैन या फिर ज्यादा इंटेलिजेंट और उससे अट्रैक्टिव नहीं होता। सांग हाई को कोई पॉलिटिशियन ढूंढने के लिए बोलती है, पर हाई के मुताबिक पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन से शादी करना नहीं चाहते। किसी टैक्स प्रॉब्लम में या फिर किसी बिजनेस कंट्रोवर्सी में उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। तभी सांग के दिमाग में वान का ख्याल आता है कि वह अगर इतनी परफेक्ट है तो रॉयल फैमिली की बहू बना तो वो डिजर्व करती ही है। हाई उसे ऐसे सोचने से मना करती है, पर सांग उसकी बात नहीं सुनती। वैसे भी वान पूरी कोरिया की लड़कियों का क्रश है, इसलिए सांग वांग से मिलने के लिए रॉयल ऑडियंस से रिक्वेस्ट भेजती है। लेकिन सांग का एप्लीकेशन आने के बाद वांग उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर भी सांग हार नहीं मानते। बार बार एक अच्छा एप्लीकेशन लिखकर वान के रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजती है और बार बार वांग चॉइस से उसका नाम सुनकर रिजेक्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इस बात से सांग फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला देती है और एक आखिरी बार उसके स्कूल जूनियर के हिसाब से वान को एप्लीकेशन भेजती है। ये बात इस बार वान को पसंद आ जाती है और वो उसका एप्लीकेशन अप्रूव करके उसे अपने पैलेस बुलाता है। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश थी। अगले दिन वो बहुत अच्छे से रेडी होकर वान से मिलने के लिए जाती है और उससे मिलते ही वो उसे शादी का प्रपोजल दे देती है, जिस बात से वान शॉक रह जाता है। अब हमें पास्ट का वही स्कूल टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सांग इस बात को लेकर टेंशन में थी कि कहीं प्रिंस से आर्गुमेंट करने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन स्कूल में तो उल्टा वान उसके बात को ध्यान में रखते हुए सभी आर्चरी प्लेयर्स के लिए रॉयल प्लेग्राउंड खुलवा देता है, जो देखकर वो शॉक में थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 ग्रुप्स का आर्चरी में कंपटीशन चल रहा था। सांग मिन के ग्रुप में थी और वान के ग्रुप में वही दियो नाम का एक लड़का था, जो कि अब भी सांग के बारे में गलत बातें कर रहा था। ये सुनकर वान उसे चुप करवा देता है। ये कंपटीशन वान के फादर मतलब कि उस टाइम के कोरिया के किंग देखने के लिए आए थे। स्कूल प्रिंसिपल तो वान को ही जीतते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वान के खुद के फादर ही उसे जीतते हुए देखना नहीं चाहते थे। अब कंपटीशन शुरू होता है। सांग और वान की टीम बराबर परफॉर्म कर रही थी। बीच में सांग वान से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। मीनू उसे अच्छे से खेलने के लिए मोटिवेट करता है। फिर आखिरी राउंड में वान और सांग एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर सांग वान से 9 पॉइंट आगे था, लेकिन हमें अभी भी वान के पॉइंट नहीं दिखाए जाते। प्रेजेंट में सांग ने वान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन आखिर वान उसे एक्सेप्ट क्यों करे? उसके लिए हर दिन लड़के गिफ्ट्स के साथ साथ प्रपोजल भी भेजती है। आखिर सांग में ऐसा क्या स्पेशल है? सांग के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट वुमेन है और सक्सेसफुल भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे लोगों के क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजायज औलाद होने के कारण उसे लोग आए दिन इंसल्ट करते हैं, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वान से शादी करने के लिए उसकी वाइफ का स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना जरूरी है। वह प्रिंस है तो लोग उसे भी क्रिटिसाइज करते होंगे। इसका एक स्टेप ब्रदर है और वो बेवकूफ है, उससे वान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से वान को एंजल के नखरे उठाने की भी कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद वो खुद ही अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ देगी और शादी के कुछ साल बाद अगर वान चाहे तो उसे डाइवोर्स भी दे सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह काफी खूबसूरत है और वान को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। लेकिन वह इन बातों से इम्प्रेस नहीं होता। उसे शादी करने के लिए एक लड़की से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, जो उसके हिसाब से सांग नहीं दे सकती। वो चीज वान सांग को बताता है, जो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। वहीं इसी दौरान वान के घर में काम करने वाली औरा नाम की एक मेड उसके रूम से बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने का ट्राई कर रही थी, पर चोय उसे वहाँ से भगा देता है। असल में औरा को रांग ने वहाँ पर नजर रखने के लिए भेजा था। साथ ही रांग ने वान के लिए अपनी पसंद की जेई नाम की लड़की भी चुन ली थी। रांग से मिलने के लिए किंग पैलेस आई थी। अब अगले दिन हाई बहुत ही टेंशन में ऑफिस आती है। वो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं सांग ने प्रिंस वान के सामने क्या उल्टा सीधा बोला होगा। और ऑफिस आकर वे सांग को डांस करते हुए खुश देखती है, वो भी रिजेक्ट होने के बाद, क्योंकि वान बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहता था और सांग तो सिर्फ
सिर्फ पावर और सिस्टम के लिए शादी करना चाहती थी। हाई के मुताबिक तो वान बहुत ही प्यारी कंडीशन रख रहा था जो कि बहुत रोमांटिक है, लेकिन सांग के हिसाब से वान झूठ बोल रहा है। ये सब सिर्फ उसे रिजेक्ट करने का बहाना है। हाई तो सांग के लिए कोई और लड़का शादी के लिए ढूंढना चाहती थी, पर सांग उसे मना कर देती है। उल्टा वह तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय किम से वान के डेली लाइफ इंफॉर्मेशन लाने के लिए बोलती है। सांग के गुड बुक्स में रहने के लिए किम इस काम को बहुत ही अच्छे से करता है। वैसे भी उसका एक अंकल किंग पैलेस में काम करता है। फिर किम सभी इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में स्टोर करके हाई के हाथों सांग को भेज देता है। सांग को वान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वान कहाँ पर जाता है, क्या करता है, कौन से टाइम में वह कहाँ पर होता है। जिसके बाद सांग हॉर्स राइडिंग करते टाइम, लंच करते दौरान, रेस्टोरेंट में, इवन मूवी के टाइम और जॉगिंग करते टाइम भी उसका पीछा करती है, जिससे वो शॉक था और उसे शक हो चुका था कि कहीं सांग उसकी जासूसी तो नहीं कर रही। सांग के मुताबिक वान को प्यार चाहिए और वे वान के साथ हर टाइम रहकर उसे प्यार देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर सांग वान के साथ फ्लर्टिंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन वान उसे हर बार रिजेक्ट ही कर रहा था। और अब वो सांग की वजह से डर गया था कि कैसे वो हर जगह उसे ढूंढ लेती है। इधर सांग को उसकी भाभी का कॉल आता है जो कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। लड़की को शादी के लिए सांग के फादर ने सिलेक्ट किया था। अगर वो उससे नहीं मिलेगी तो वे उसकी केसल ग्रुप कंपनी सील कर देंगे, और अगर सांग की शादी नहीं हुई तो ताइशे के नाम पर भी कंपनी होने में टाइम लगेगा। इसलिए उसकी भाभी और भाई उसे उस लड़के से मिलने के लिए फोर्स करते हैं। तो जैसे सांग को उस लड़के से मिलने के लिए जाना पड़ता है। उस लड़के का नाम जून होता है, जिसे वो एक आर्ट गैलरी में मिलती है। वहाँ पर सांग उससे बहुत ही अजीब तरीके से बात करती है कि शादी करने के बाद वो उसके ऊपर बोझ बन के रहेगी, क्योंकि उसके फादर उसे कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन उसे अपना हिस्सा अपनी कंपनी चाहिए, जिसके लिए वह अपने भाई को रास्ते से हटा भी सकती है। इसमें जून को उसकी हेल्प करनी होगी। उसके बाद वह उसे मुंह मांगी कीमत देगी। फिर अगर जून को डाइवोर्स लेना है तो वो ले सकता है। ये सब सुनकर वो सीधे सीधे शादी के लिए उसे रिजेक्ट कर देता है। और यही तो सांग का प्लान था कि लड़का उसे खुद ही रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अपने फादर की वजह से वो खुद तो लड़के को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। इसी आर्ट गैलरी में सांग की मुलाकात वान के असिस्टेंट ट्रॉय से हो जाती है, जिससे वो थोड़ी देर बातें करती है और नोटिस करती है कि जो आर्ट पीस कैट के ऊपर बेस्ड थी वे वान के नाम पे रिजर्व थी। उनको उसने खरीद लिया था, मतलब कि उसे कैट्स बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वैसे वान के पर्सनल पैलेस में भी हम बहुत सारी कैट्स और उनकी पेंटिंग को देख पाते हैं। वहीं चॉय वान से सांग को एक लड़के के साथ आर्ट गैलरी में देखने की बात कहता है। चॉय के हिसाब से वान की रिजेक्ट करने के बाद सांग को तुरंत एक दूसरा लड़का मिल गया। आखिर वो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी टैलेंटेड जो है। बात से हम वान को थोड़ा सा जेलस होते हुए भी देखते हैं। वैसे वान के हिसाब से अगर उसकी शादी सांग के साथ हो भी गई तो उसकी भाभी और सांग की कभी नहीं जमेगी, क्योंकि रांग को हाई क्लास फैमिली से होने का घमंड है, और दूसरी तरफ हाई क्लास फैमिली से होने के बाद भी सांग का दिल एकदम नॉर्मल गर्ल के जैसे सिंपल है। रांग ने सांग से मिलने का डिसाइड किया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि सांग वान से मिलने के लिए उसके पैलेस गई थी। इस दौरान रांग को पास्ट की बातें याद आती है, जब उसके हस्बैंड जो कि उस टाइम के किंग थे, वे अपने मन की शांति के लिए किंग का पोजीशन छोड़ना चाहते थे। पर रांग हमेशा किंग की वाइफ क्वीन ही बनना चाहती थी। वो अपने हस्बैंड के डिसीजन से जरा भी खुश नहीं थी। गुस्से में वो उसके रजिस्ट्रेशन लेटर छीनकर उसे आग में जलाकर किंग की तरफ फेंक कर चली जाती है। उस जगह पर आग लग जाती है और इसी वजह से किंग की मौत हो गई थी। लेकिन ये बात आज तक रांग ने छुपा कर रखी और किंग की मौत के लिए वान को ब्लेम करती रही। हस्बैंड की मौत के टाइम रांग को ये डर था कि कहीं अब वान किंग ना बन जाए, लेकिन वान अपने भाई की मौत से इतना डर चुका था कि उसने अपने भाई के बेटे हियान को ही किंग बना दिया। अगले दिन एक बड़े इवेंट के लिए रांग अपने बेटे को रेडी करती है। ऐसे इवेंट पहले वांग संभाला करता था, पर अब रांग चाहती थी कि हियान खुद ऐसे इवेंट संभाले, बड़े बड़े लोगों से मिले, उनसे बातें करे, कि भले ही वो सिर्फ 8 साल का हो। और वान को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया था। फिर भी वान को यान की फिक्र हो रही थी कि आखिर 8 साल का बच्चा सब कुछ कैसे संभालेगा, और उसका शक बिल्कुल सही भी था। यान ने डर के मारे वान को कॉल कर दिया था। वान उसे सपोर्ट करने के लिए पहुंच गया था, लेकिन रांग के लोग वान को यान के पास जाने से रोक रहे थे। पर वान भी तो प्रिंस था ना, आखिर वो लोग उसे कैसे रोक सकते थे। जिसके बाद वो छोटे से किंग को कम्फर्ट करता है, उसे मोटिवेट करता है अच्छे से काम करने के लिए। इधर
सांग हाई के कहने के मुताबिक कपड़े और ज्वेलरी पहनकर उसी इवेंट में आती है, जहाँ पर कुछ देर बाद यान स्टेज पर आता है। पहले तो वो इतने सारे लोगों और मीडिया को देखकर डर गया था, लेकिन जब वान उसका हाथ पकड़ता है तो यान में हिम्मत आती है। फिर सांग को स्टेज पर बुलाकर यान उसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड देता है। इस दौरान सांग यान से अच्छे से दोस्ती कर लेती है, साथ ही वे वान के साथ फ्लर्ट भी कर रही होती है। फिर अवार्ड लेने के बाद वे ट्रॉफी में मिली हेड के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालती है और उसमें हैशटैग प्रिंस वान लिखती है। और सांग को अवार्ड मिला है ये खबर मिलते ही प्राइम मिनिस्टर मीनू मिलने के लिए उसी होटल में जाता है जहाँ पर ये इवेंट हो रहा था। वहाँ पर वे सांग से मिलता है और उसे लंच पर लेकर जाता है। दोनों ही अपने हाई स्कूल टाइम की बातें करते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि सांग जब स्कूल में मीनू को आर्चरी सिखाया करती थी, तब से लेकर आज तक मीनू से प्यार करता आ रहा है, लेकिन अभी तक के वह अपनी फीलिंग सांग को नहीं बता पाया। दूसरी तरफ वान यान को पैलेस में मिलने का प्रॉमिस करके उसे घर भेज देता है। वैसे वान की अपनी हेल्थ खराब थी, फिर भी वह यान के लिए उस इवेंट में आया था। रात को चोय वान के लिए मेडिसिन लेकर आता है, पर उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती, इसलिए वह डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाता है। जिस दौरान उसकी मुलाकात सांग से होती है, वह भी उसी होटल में रुकी थी। वान की हेल्थ के बारे में सुनकर वह अपने डॉक्टर को वहाँ पर बुला लेती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। साथ ही उसे समझा देती है कि वान के साथ उसके यहाँ पर होने की बात बाहर मीडिया को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी तरफ हियान ने अकेले इवेंट को नहीं संभाला, ऊपर से वान को वहाँ पर बुला लिया। ये खबर न्यूज़पेपर में देखकर रंग बहुत ही गुस्से में थी। उसके हिसाब से हियान बिल्कुल ही अपने फादर के जैसे डरपोक है, जो कि किंग की जिम्मेदारी और उसके पावर कंट्रोल करने में डरता है। अब जो भी हो, वो किंग की पोजीशन वान के हाथों में नहीं जाने देगी। वही सांग चॉय और अपने लिए सैंडविच लेकर आई थी, जिसे खाकर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी चॉय को रांग के वहाँ पर आने की खबर मिलती है, इसलिए वे सांग को वहाँ पर छुपा देता है, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो रांग खड़ी हुई थी। रांग वान के रूम में उसे देखने के लिए जाती है तो वान वहाँ पर शर्टलेस खड़ा हुआ था, जो कि रान को बाहर वेट करने के लिए बोलता है, तो वो बाहर चली जाती है। लिविंग रूम में उसे सांग का बैग दिखता है और उसे वान पर शक होता है, तो इसलिए वो वापस उसके रूम में चली जाती है। पर वहाँ पर वांग और सांग साथ में रूम में देखती है, लेकिन वो उसके बारे में उसे कुछ नहीं कहते और कल के लिए रेडी रहने के लिए बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वान और सांग के अफेयर की खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर फैल चुकी थी, इसलिए हाई उसके होटल आने तक के सांग को रूम से बाहर निकलने के लिए मना करती है। दूसरी तरफ सांग का भाई और भाभी इस खबर से बहुत ज्यादा खुश थे। अगर उसकी शादी प्रिंस वान से हो गई, किंग फैमिली से उनका रिश्ता जुड़ गया, तो उनका भी पावर बढ़ जाएगा ना। वैसे यहाँ पर लोगों ने सीक्रेट लवर ही नहीं बल्कि सांग वान से प्रेग्नेंट है ये खबर भी फैला रहे थे। इन सब कंट्रोवर्सी से हर जितनी ज्यादा टेंशन में थी, सांग उतना ही इन सबको एंजॉय कर रही थी। इधर पब्लिक भले ही सांग और वान को कपल मान रही होती है, लेकिन रांग इन सब खबरों को इनकार करने वाली थी। वो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से ही इस वान की शादी होने देगी। दूसरी तरफ इस खबर से प्राइम मिनिस्टर मिन बहुत ही टेंशन में था। वो वान से मिलने के लिए उसको कॉल कर रहा होता है, पर दोनों में से कोई उसका फोन पिक नहीं करते, इसलिए वान के साथ किंग पैलेस में वो अपनी मीटिंग फिक्स करवाता है। लेकिन वांग किंग पैलेस में नहीं बल्कि अपने प्राइवेट पैलेस में जाता है। वहाँ पर वो सांग को मिलने के लिए बुलाता है। खबर मिलते ही सांग खुशी खुशी उससे मिलने के लिए जाती है। दौरान किसी भी बॉडीगार्ड या फिर मेड को उनके पास नहीं जाने दिया जाता। फिर भी वांग और सांग के रिश्ते को लेकर सभी सर्विंग के बीच गॉसिप तो चल ही रही होती है। वही सांग अपने स्कूल के आर्चरी कंपटीशन का वही फ्लावर ऑफ ऑनर दिखाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सांग के लिए वांग कंपटीशन को जानबूझकर हार गया था। ये बात सांग भी समझ गई थी। ऊपर से वांग को कंपटीशन हारता हुआ देखकर उसके फादर को खुशी हुई थी। लेकिन जो भी हुआ, प्रेजेंट टाइम में वांग सांग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, क्योंकि दोनों की कहानी तो सेम है। दोनों के पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते और ये प्रपोजल पाकर सांग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सांग को किंग पैलेस लेकर आता है। उनके अफेयर की गॉसिप के कारण वहाँ पर पहले से ही मीडिया खड़ी हुई थी, जो कि उनके आते ही उनके फोटो खींचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूरी सोशल मीडिया पर सांग और वान की न्यूज वायरल हो जाती है। इन्फ्लुएंसर्स भी अब सांग का मेकअप ट्यूटोरियल सीख रही थी।
वान जैसे फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर सांग और वान के अपने रिलेशनशिप दुनिया को सामने लाने के लिए पब्लिक की अपेयरेंस देने का डिसाइड कर लिया होता है, ताकि रांग उनके रिश्ते को लेकर ज्यादा ऑब्जेक्शन ना उठा सके। फिर जब वान सांग को लेकर किंग पैलेस आता है, तब कोर्ट लेडी जिनसुक वान को रांग से मिलने के लिए कहती है। तब वान उसके सामने ही सांग को थोड़ा सा अफेक्शन दिखाकर रांग से मिलने के लिए चला जाता है। वान की ये हरकत सांग को एक अच्छा नाटक लग रहा था। उसके हिसाब से वान भी दुनिया के सामने उसे झूठी शादी करने वाला है। सांग और वान के अफेयर की न्यूज देख रही थी, तभी वान वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ रांग उसे सांग के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए बोलती है। उनके हिसाब से सांग उनके रॉयल फैमिली का पार्ट बनने के लायक नहीं है। वैसे भी वान को उसी से शादी करनी है जिस लड़की को वो चुनेगी, लेकिन वान उसकी बात पर एग्री नहीं करता। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो सांग के प्रेगनेंसी की खबर चल रही थी, वान उस न्यूज को भी नहीं झुटलाता और वहाँ से चला जाता है। घर आकर वान अपने असिस्टेंट चॉय को अकेला देखता है, जबकि उसने चॉय को सांग पर नजर रखने के लिए बोला था। दोनों फिर सांग को पैलेस में ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सांग ह्यून के साथ दिखती है और वो सांग के साथ रामायण खा रहा था। ये बात वान को जरा भी पसंद नहीं आती, तो वो ह्यून को समझाकर सोने के लिए भेज देता है। जाने के बाद वे सांग को फिर से कभी ह्यून का खाना खिलाने से मना करता है, क्योंकि अगर खाने की वजह से उसकी हेल्थ खराब हुई तो रांग उसके साथ बहुत बुरा कर सकती है। और वैसे भी रांग ने सांग को रिजेक्ट कर दिया है, पर सांग को तो पहले से ही पता था कि रांग उसे पसंद नहीं करेगी, उनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में वान अपनी फैमिली का साथ देगा या फिर उसका। तब वान उसके एक कदम करीब आ जाता है और उसे समझाता है कि किसी भी सिचुएशन में वह उसका साथ देगा। सभी कोर्ट लेडी जिनसुक आती है सांग को किसी और रूम में ले जाने के लिए, पर वान सांग को अपने ही बेडरूम में रखने वाला था। वो कोर्ट लेडी को सांग के लिए नाइट क्लोथ लाने के लिए बोलता है। सांग भी उसकी बात मानकर उसके बेडरूम में रुक जाती है, यहाँ तक कि वह उसके ही बेड पर सो जाती है, भले ही वान ने उसे सोफे पर सोने के लिए बोला हो। ऊपर से रात में ब्लैंकेट को लेकर दोनों के बीच में खींचातानी होती है। उनकी आवाज बाहर रूम तक जा रही थी। बाहर खड़ी कोर्ट लेडी और मेड्स को लगा कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगले दिन जब चोई वान को नींद से चिल्लाकर जगाता है, तो वान को अपने पास सांग नहीं दिखती, क्योंकि वो सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अपने ऑफिस कल के ही कपड़े पहनकर आती है, ताकि लोग समझ सके कि कल रात वे प्रिंस के साथ ही थी। इसे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। वहीं रांग के फादर ह्यून के लिए उसकी पसंद की खाने की चीजें लेकर उसे मिलने के लिए आए थे, जो खाकर ह्यून बहुत ही खुश था। लेकिन रात को जब उसे नींद नहीं आती, तो उसे अपने फादर के सपने आते हैं। रात वो जेंग को बोलता है, तब जेंग को याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने ही अपने दामाद को शादी के लिए रेडी किया था, क्योंकि वे उसके ड्राइवर थे। हुआन उनके हिसाब से ही काम करता था, तब कि किंग उनके परमिशन के बिना अपने भाई से भी बात नहीं करता था। शादी से पहले रूल तोड़कर वान उसे मिला और उसे फोन किया कि ये शादी करने के बाद इससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए हुआन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि हुआन को पता था कि रांग उसके लिए एक अच्छी वाइफ नहीं है। हुआन उनके फादर और इस रॉयल फैमिली के प्रेशर में आकर ये शादी कर रहा है। लोग प्रेजेंट टाइम में जेंग ह्यून से प्रॉमिस करते कि किसी भी सिचुएशन में उसे संभालने के लिए वह मौजूद रहेगा। इधर सांग सोशल मीडिया पर अपने और वान के रिश्ते को लेकर लोगों के ओपिनियन जान रही थी। ये सब देखकर हाई को बस एक ही टेंशन थी कि कहीं सांग किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। रॉयल फैमिलीज के साथ रिश्ता जुड़ना बहुत ही सेंसिटिव बात है, लेकिन सांग को तो किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। वान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसकी कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो गए थे। वे जिस भी आउटफिट को पहनकर वान के साथ बाहर निकलती, वही आउटफिट सोल्ड आउट हो जाती थी। कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए सांघाई से पीआर टीम बुलाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मीना आते हैं सांग के उसके और वान के रिश्ते की सच्चाई पूछने के लिए। तब सांग उसे झूठ बोलती है कि वे वान से प्यार करती है और मिन को उनकी शादी के लिए अप्रूवल देने को बोलती है, क्योंकि किसी भी रॉयल फैमिली मेंबर की शादी के लिए रॉयल एडवाइजर मेंबर्स की अप्रूवल मिलना जरूरी है, और मिन एक रॉयल एडवाइजर मेंबर था। हालांकि वह सांग से प्यार करता था, इसलिए इस खबर को सुनकर वह खुश नहीं था। फिर मिन चर्च जाकर सांग की हैप्पीनेस के लिए प्रे करता है। स्कूल टाइम से ही वह उसे हर प्रॉब्लम से बचाता हुआ आ रहा था, और आगे लाइफ में भी वो उसकी खुशियों के लिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड से प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ इवनिंग में जब सांग रांग को लेकर वान से बात कर रही थी, तभी कुछ स्कूल की लड़कियां
उसके ऊपर अंडे फेंक कर उसे गाली देने लगती है क्योंकि वान उनका क्रश था। वो नहीं चाहती थी कि वांग सांग के साथ शादी करे। डांट कर उनकी अकल ठिकाने लगा देती है। वो लड़की अब कभी भी सांग को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर जब सांग अपने अपार्टमेंट की तरफ आती है तो वहाँ पर उसे अपने फादर गुग दिखते हैं। घर पर वान और उसके रिश्ते के बारे में पूछने के लिए आए थे। उन्हें लग रहा था कि सांग वान के साथ कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए ये सब कर रही है। चाहते कि सांग की वजह से उसका रॉयल फैमिली के साथ रिश्ता खराब हो, इसलिए वे उसे उनके पसंद के लड़के के साथ शादी करने को बोलते हैं। साथ ही वे उसे घर चलकर ताइजू के मॉम के डेथ एनिवर्सरी पर प्रे करने को बोलते हैं। इनकी फर्स्ट वाइफ ताइजू की मॉम की डेथ सांग की वजह से हुई थी। 10 साल की एज में सांग ने जब पहली बार उनके घर आकर ये बात कही थी कि वह उनकी बेटी है, तब वह सुनकर ताइजू की मॉम की मौत हो गई थी। वजह से ताइजू और उसके डैड इतनी नफरत करते थे। डैड के हिसाब से सांग बहुत ज्यादा ग्रीडी है। वह हमेशा अपने अच्छे मार्क्स और अचीवमेंट दिखाकर ताइजू के बराबर चीजें, प्रॉपर्टी और पैसा मांगती थी। लेकिन अब अगर सांग ने उनके हिसाब से शादी नहीं की तो वे उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। सांग के हिसाब से ताइजू उसके जितना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं है, इसलिए ताइजू को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्हें उसका हक छीनना पड़ रहा है। लेकिन वह अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, आखिर वे भी उनकी बेटी है। सांग की बात सुनकर डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फादर से इतनी नफरत भरी बातें सुनकर सांग भी खुश नहीं थी। उसे वान का कॉल आता है पर वो उसे ज्यादा बात नहीं करती और अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करके इमोशनल होती है, जहां हम देखते हैं कि भले ही वह अपने फादर से हमेशा ताइजू के बराबर चीजें मांगती थी, लेकिन ये उसका ग्रीड नहीं, अपने फादर के करीब जाने का तरीका था कि कभी तो उसके फादर उसके अच्छे रिजल्ट और अचीवमेंट पर ध्यान देंगे और उसे प्यार करेंगे। लेकिन उसे अपने फादर से वह कभी भी नहीं मिला। ये सब जब वो सोच रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसे लगा कि वान का कोई और फैन उसे परेशान करने के लिए आया होगा। वो बेसबॉल बैट अपने साथ लेकर दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे के बाहर वान खड़ा हुआ था जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो समझ गया था कि वह परेशान है, इसलिए वह अपना जरूरी काम छोड़कर उसे मिलने के लिए आया था। और इधर ऑफिस का काम छोड़ के जाने की वजह से ट्रॉय परेशान होकर चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ राग ने किसी को सांग को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। अब आज पूरे दिन सांग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वान के फैंस ने उस पर अटैक किया। उसके अपने फादर ने भी उसे डिसोन करने की बात कही। ये सब जानकर वान उसे अपने पर्सनल पैलेस में लेकर आता है। अब से सांग उसके साथ वहीं पर रहने वाली थी। सांग पैलेस के सर्वेंट्स के सामने वान से कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी ताकि किसी को भी उनके झूठे रिश्ते को लेकर शक ना हो। फिर बटलर किम सांग को उसका रूम दिखा देते हैं और यहाँ पर दोनों की एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। किसी भी काम के लिए किम पर भरोसा कर सकती थी। वही एक सर्वेंट रांग का ऑर्डर फॉलो करके चुपके वान और सांग पर नजर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। सांग के लिए उस पैलेस का माहौल थोड़ा सा बोरिंग था, इसलिए वे वान से थोड़ी बातें करने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पर वान असल में उस पर भरोसा सबसे ज्यादा करता था। उसे यकीन था कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो पर सांग उसे हमेशा समझेगी, इसलिए उसने शादी के लिए सांग को चुना। अगले दिन रांग एंड सिस्टर डेथ एनिवर्सरी रिचुअल के लिए रेडी हो रही थी, पर अचानक से वे किसी दूसरे काम से रिचुअल में जाना कैंसिल करवा देती है। इधर रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रिंस वान के पैलेस में जाकर सांग के रूम की और उसके ऑफिस की तलाशी ले रही थी। उसका सामान भी कब्जे में ले रही थी क्योंकि उन्हें शक था कि उस रात जो बर्थडे वाले दिन पैलेस में आग लगी थी उसमें सांग का हाथ था। इन्वेस्टिगेशन टीम सर्वेंट्स और सांग की बात तक के नहीं सुन रही थी। इस चीज के लिए उन्हें रॉयल प्रोटेक्शन लेने के लिए भी कोई वारंटी की जरूरत नहीं थी, इसलिए अब सांग को उनकी बात मानकर इंट्रोगेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर किम सांग के लिए खाना लेकर जाता है, पता नहीं वहाँ पर कितने टाइम तक के सांग को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन सांग उस टाइम वान को कॉल करने में बिजी थी, पर वह उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि एंसेस्टर रिचुअल में बिजी था। इसलिए सांग हाई को किंग पैलेस भेजती है वान को बुलाने के लिए। हाई उसकी बात मानकर भागते हुए पैलेस जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गार्ड उसे अंदर आने नहीं देते क्योंकि वे एक सिविलियन थी। तभी उसे याद आता है कि कल रात वान ने उसे ग्रैंड प्रिंस होपाई दिया था, जिसका यूज करके वे कहीं भी कभी भी वान से मिल सकती थी। सांग ने टॉयलेट में छुपा दिया था। अब इन्वेस्टिगेटर के साथ जाने से पहले
वो वही ग्रैंड प्रिंस होपाई किंग को देती है। तब किंग उसके एडवाइस को फॉलो करके किंग पैलेस जाता है और ग्रैंड प्रिंस होपाई का यूज करके वह हाई के साथ पैलेस के अंदर जाता है। इस दौरान किंग पैलेस में एंसेस्टर रिचुअल चल रहा था और वान के पास जाना इतना आसान नहीं था। ट्रेडिशनल रिचुअल ड्रेस पहनकर जॉय के पास खड़ी होती है और उन्हें पूरी प्रॉब्लम बोलती है। अब जॉय से इस बारे में खबर मिलते ही वान तुरंत सांग को इंट्रोगेशन से बचाने के लिए जाता है। इंट्रोगेशन वही किंग पैलेस में होने वाली थी। तभी वहाँ पर रांग आती है। पता चलता है कि सांग को इंट्रोगेट करने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि उस रात पैलेस में आग उसी ने लगाई थी। उस रात सांग पैलेस के उस जगह पर मौजूद थे जहाँ पर सिविलियंस का आना मना है। ऊपर से उसने रूल के खिलाफ मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और पार्टी में ग्लास भी तोड़ा था। ये सब देखकर यही लगता है कि सांग कुछ बुरा करने के इरादे से पार्टी में आई थी, लेकिन वान के हिसाब से सिर्फ ये कारण काफी नहीं है सांग को शक करने के लिए। वह भी रूल के खिलाफ ड्रेस पहनकर आया था, सांग के साथ पैलेस की उसी जगह पर मौजूद था। शक तो फिर उस पर भी होना चाहिए ना। इस बात को लेकर रांग और वान में आर्गुमेंट भी हो रही थी, इसलिए बात को संभालने के लिए जॉय और हाई सांग के पैर पर किक मारते हैं, जिससे वे गिरने वाली थी। अब उसका ये हिंट समझ जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है, इसलिए अब इंट्रोगेशन की बात नहीं होती। वान सांग को गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे आज जिस तरीके से वांग ने सांग के लिए रांग के सामने स्टैंड लिया था, उस बात से सांग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। इसी बात पर अब पूरे पैलेस में गॉसिप चल रही थी कि किस तरीके से वांग ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्वीन के खिलाफ खड़ा हो गया। रांग वान को अपने खिलाफ आवाज उठाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वान सांग को कुछ देर बाद अपने पैलेस भेज देता है और पैलेस आकर सांग किंग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। बाकी मेट्स भी उसके वापस आते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा खुश थी। रात को वान किंग पैलेस से सांग को कॉल करके उसका हाल चाल पूछता है, जिसके बाद सांग भी टी लेकर उससे मिलने के लिए किंग पैलेस पहुंच जाती है, पर वे अंदर नहीं जाती बल्कि वो वॉल के पास आता है और दोनों वहीं से आमने सामने खड़ी होकर वैसे ही बात करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वान उसे किस कर देता है, कि सांग के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तभी उसे वान से पेप्स के हाथों रिकॉर्ड होने की बात पता चलती है और हम कुछ देर बाद एक पेप्स को उसकी फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं। ये बात जानकर सांग बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती, उल्टा वे वान से उसको फिर से कुछ ही और अच्छे से एंगल से किस करने के लिए बोलती है ताकि उनकी फोटो अच्छी सी आए। पर वान को ये बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है। अब अगले दिन पैलेस में इन दोनों की किसिंग की न्यूज की गॉसिप चल रही थी, जो कि वान सुन लेता है। ऊपर से रॉयल ऑफिशियल मेंबर्स के साथ वान की एक मीटिंग होती है। उसके और सांग के रिश्ते को लेकर सभी न्यूज चैनल्स और पेपर में उन दोनों की किसिंग की बातें चल रही थी और अब जैंग चाहते थे कि वान सांग से ब्रेकअप करके पब्लिक में उनके ब्रेकअप के बारे में स्टेटमेंट दे। उनके हिसाब से सांग एक नाजायज औलाद है, तो वान के लायक नहीं और सांग को वान के पैलेस से भी निकल जाना चाहिए। पर वान नहीं मानता। वो अगर किसी लड़की को डेट करके उसके क्लोज आकर अभी से ब्रेकअप कर लेगा तो इससे उनकी रॉयल इमेज और बिगड़ जाएगी। उनके बीच आर्गुमेंट बढ़ जाती है, इसलिए बात को संभालने के लिए मीन पब्लिक के सामने उनके लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन शादी की कोई बात करने से मना करता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंचता। इससे पब्लिक उनकी इमेज पर सवाल भी नहीं उठाएगी। मीन की इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं, लेकिन वांग सांग को अपने साथ पैलेस में ही रखना चाहता था, क्योंकि बाहर उसके फैंक्स से सांग पर अटैक किया था। पेप्स भी उसके पीछे पड़े हैं। अगर कुछ और बुरा हुआ तो रिस्क कौन लेगा? उसके घर में कैट से लेकर कई सर्वेंट्स रहते हैं, तो सांग के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वान की इस डिसीजन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो उनका रिश्ता नहीं टूटा था। इस बात से जैंग और रांग बहुत ही गुस्से में थे। हालांकि जैंग ऐसे मामलों में अपनी बेटी को शांत होकर काम करने के लिए बोलता है। जो भी हो, वान ने खुद ही यान को किंग बनाया था, तो अगर वे वान के खिलाफ होगी तो पब्लिक वान की ही साइड लेगी और रांग के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और बात रही सांग को रास्ते से हटाने की, तो उसके लिए जैंग ने एक अच्छा सा प्लान सोच के रखा हुआ था। आखिर एक्सीडेंट तो कभी भी किसी का भी होता रहता है। इधर सांग सर्वेंट के साथ बैठ के न्यूज देख रही थी। वहाँ पर वांग नाम का एक स्पोक पर्सन सांग और वांग के बारे में बात कर रहा था। उसके हिसाब से सांग एक कॉम्युनर है, इसलिए रॉयल फैमिली उसे अप्रूव नहीं करेगी। तभी सांग को सर्वेंट से पता चलता है कि वांग को कुछ साल पहले बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसने फॉर्मर किंग और क्वीन की मौत को एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर बोला था। तभी वहाँ पर वान आता है।
जिसके साथ स्टडीज रूम में वह बात करने के लिए जाती है। और सांग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि न्यूज़पेपर पर उनकी किसिंग की फोटोज का एंगल सही नहीं था, इसलिए वो वान को फेस किस करने के लिए बोल रही थी। पर वान तो उसकी सुनता ही नहीं। वो वान को समझाती है कि उन्हें सेक्सी और शेमलेस होना पड़ेगा, तभी तो पब्लिक सोचेगी कि वो दोनों प्यार में पागल है, उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं है। इसी वजह से उनकी शादी जल्दी होगी, और जितनी जल्दी शादी होगी उतना ही जल्दी डाइवोर्स भी वो दोनों ले पाएंगे। पर वान के हिसाब से ऐसी हरकतें रॉयल फैमिलीज की इमेज खराब कर सकती है। उन्हें ये डिसीजन आराम से लेना होगा। और इस दौरान वान का ध्यान सांग के लिप्स पर जाता है। उसे कल रात की किसकी बातें याद आती है, जिससे वो थोड़ा सा एम्बेरस हो गया था। ऊपर से सांग उसके एकदम करीब आकर उसे बेसबॉल मैच देखने जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद किम सांग को एक रॉयल प्रिंसेस के हिसाब से रेडी करता है, जिसे वान देखते ही रह जाता है। पर सांग को अपने रॉयल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो बदलना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी तारीफ नहीं करता। वे अब सांग अपने स्टाइल के हिसाब से कैजुअली आउटफिट पहन कर आती है, जो वान को बहुत ही पसंद आते हैं। जिसके बाद दोनों ही मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सांग के कहने पर वान मिरर पकड़कर बैठा हुआ था, ताकि वे कार में खुद को चेकआउट कर सके। फिर स्टेडियम में सांग वान को उसके साथ की मैचिंग स्पोर्ट्स के आउटफिट पहनने को देती है। पर रॉयल फैमिलीज के होने के कारण सांग किसी एक टीम का यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता था। सांग वो यूनिफॉर्म चॉय को दे देती है, पर वान जेलस होकर वो यूनिफॉर्म उससे छीन लेता है। फिर स्टेडियम के अंदर वान सांग के भाई और उसकी वाइफ से मिलता है, जो कि वान से मिलकर बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। और हांडा के फादर फॉर्मर मिनिस्टर थे, जिन्हें वे अच्छे से जानता था। जिसके बाद वे सांग और उसके भाई भाभी के साथ वीआईपी सीट में बैठकर मैच देखने लगता है। तभी वहाँ पर मीनाकर गेम की शुरुआत करता है, जिसके लिए सांग चीयर अप करती है। कुछ देर बाद मीनाकर वान और सांग के साथ बैठ जाता है। मान ये चीज चाहता तो नहीं था, पर सांग के लिए उसे मिन के उसके साथ बिठाना पड़ता है। उसी टाइम पूरा स्टेडियम सांग और वान को किस करने के लिए बोलता है। अभी कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान वान कुछ तो ऐसी बात सांग को बोलता है, जिस वजह से सांग किस करने से सभी को मना कर देती है। अब वान ने सांग के कान में क्या बोला था, ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हियान वही मैच टीवी पर देख रहा था। कोड लेडी आकर उसके सामने गिर जाती है, और उसके लिए लाया हुआ हॉट डॉग भी फ्लोर पे गिर जाता है। फिर भी हियान उसे खाने वाला था। वह तभी उसे रोकती और किंग की तरह बिहेव करने को बोलती है। इधर मैच खत्म होने के बाद सांग, मेन और वान स्टेडियम से निकल रहे थे। कोई उनके इंटरप्ट फोटो क्लिक ना कर ले, इसके लिए रॉयल गार्ड्स ने अपने अम्ब्रेला ओपन कर रखे थे। फिर भी लोगों से मिल रहे अटेंशन को देखकर सांग बहुत ही खुश थी, और जंप करते करते भी अम्ब्रेला के ऊपर खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी हरकतें देखकर दोनों ही मिन और वान स्माइल करने लग जाते हैं। तभी मिन सांग को उसके साथ लंच पर चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वह मान जाती है। पर वान उसे ऐसे कैसे अकेले मिन के साथ जाने देगा, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला जाता है। और वो कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि रॉयल रूल्स के हिसाब से वो रॉ चीजें नहीं खा सकता। इससे किसी भी पॉइजन की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। खाने पीने को लेकर रॉयल फैमिली में इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस थी, ये देखकर सांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से मीनू से वान से शादी करने को मना कर रहा था, नहीं तो उसकी लाइफ की फ्रीडम ही चली जाएगी। तब वान सांग को शादी से पहले मन भर के जितना खाना हो उतना खाने के लिए बोलता है। इस दौरान वान को अपने चाइल्डहुड की बातें याद आती है, जब वे एक बार अपने भाई और भाभी के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते उसने अपने भाई की ड्रेस पहन ली थी। तो दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश हुए थे, लेकिन उनके फादर इस बात पर गुस्सा होकर वान को थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि वान कभी भी किंग नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी चीज पर उसका हक नहीं है। वो सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी ग्राउंड प्रिंस बनकर ही रहेगा और किंग के पीछे चलेगा। उन्हें प्रोटेक्ट करना और उनकी बात मानना ही उसकी ड्यूटी है। उस दिन तो वान अपने फादर के इस रूड बिहेवियर से रो रहा था, पर आज वह अपने फादर के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अब जब रात को वान पैलेस आता है, तो कोर्ट लेडी जिनसुक सांग को ट्रेन करने के लिए उससे परमिशन मांगती है, क्योंकि सांग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि रॉयल फैमिलीज की लेडीज कैसे बिहेव करती है। वान को अच्छे से पता था कि जिनसुक की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो सांग को इस प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहता था, पर वो जिनसुक को मना नहीं कर पाता। एक दिन अब इस खबर से अनजान सांग अच्छे से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी। आजकल वान के सर्वेंट्स की वजह से उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ती। हर चीज उसके मांगने से पहले ही उसके हाथ में आ जाती है। तभी उसकी मुलाकात बाहर जिनसुक से होती है। वो उसे जान पहचान तो कर लेती है, पर उससे ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती और हाई से फोन पर बात करते हुए निकल जाती है। और उसे बाद में जाकर वान से पता चलता है कि जिनसुक उसे रॉयल एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए आई थी। वे अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट है, फिर भी सांग वान के लिए ट्रेनिंग को करने का डिसाइड करती है। सांग की ये बात सुनकर वह स्माइल करता है, जिस बात पर चॉय उसे चिढ़ाता है। इधर सांग को हाई से पता चलता है कि कुछ बोर्ड मेंबर्स उसके भाई ताइजू के कंपनी से निकलकर उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वह प्रिंस वान की गर्लफ्रेंड है। इस दौरान हाई सांग को वान और उसके किसी इंसिडेंट को लेकर चिढ़ा रही थी। सांग इस बात पर ब्लश कर रही थी, पर वह हाई के सामने खुद को सीरियस दिखाने की कोशिश करती है। वहीं ताइजू और हांडा सांग के बारे में बात कर रहे थे। ताइजू वान और सांग के रिश्ते से खुश नहीं था। वह भी अपने फादर की तरह सांग की शादी उनके हिसाब से करना चाहता था, पर हांडा उसे समझाती है कि वान से शादी करने पर सांग कंपनी में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी रॉयल लेडीज बाहर काम नहीं कर सकती, तब तो सभी कंपनी उसी की हो जाएगी। ऊपर से रॉयल फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ने पर उनका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। हांडा की ये बात उसे सही लगती है। फिर दोनों अब सांग के साथ अच्छे बिहेव करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ सांग आज एक नॉर्मल कार से ऑफिस आई थी। इस बारे में हाई के पूछने पर हमें पता चलता है कि सांग के कार को किसी ने टक्कर मार दी थी, इसलिए उसने अपनी फैंसी कार को गैरेज भेज दिया था। अब जब सांग घर आती है तो जिनसुक वहाँ पर उसका पहले से ही वेट कर रही थी, जो कि उसके आते ही उसे ट्रेन करने लगती है। रॉयल लेडी होने के नाते उसे कैसे वॉक करना है, उसे कैसे बात करनी है, ऐसी हर एक बात जिनसुक उसे बोल रही थी। वहीं लिटिल किंग को भी उसकी माँ बता रही थी कि उसे कैसे बिहेव करना है, जो सब कुछ यहाँ डर डर कर सीख रहा था। और रांग उसे हर बात पर बहुत ही बुरी तरीके से डांट रही थी। सांग जिनसुक को अपनी बातों में ऐसे फंसाया था कि अब जिनसुक उससे खुद से पोस्टर सही करने की ट्रेनिंग ले रही थी। फिर जब वान वहाँ पर आता है तो सांग भागकर उसे गले लगा लेती है, जो देखकर वहाँ के सर्वेंट्स भी एम्बेरस हो जाते हैं। वान को जिनसुक की ट्रेनिंग से उसे बचाने का इशारा करती है। तब वान जिनसुक को अपने साथ किंग पैलेस चलने का ऑर्डर देता है। अगले दिन जब वान मिन से मिलता है, दोनों यहाँ पर चेस गेम खेल रहे थे। वान के मन में एक सवाल आता है कि आखिर मिन ने उसे सांग से शादी करने को रोका क्यों नहीं, जबकि पूरी फैमिली और ऑफिशियल मेंबर्स उनकी शादी के खिलाफ है। तब मिन के मुताबिक उससे ज्यादा वान को रांग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही वान और सांग की शादी में प्रॉब्लम खड़ी करेगी। दूसरी तरफ जिनसुक फिर से सांग को रॉयल एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रही थी। जिससे पता चलता है कि बहुत सालों से रॉयल फैमिली ने पब्लिक फ्यूनरल नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही कम टाइमलाइन में एक के बाद एक रॉयल फैमिली मेंबर्स की मौत हुई थी। पहले 2005 में वान की मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। फिर कुछ ही सालों बाद उनके फादर की हार्ट अटैक से मौत हुई। 3 साल पहले वान के भाई की भी आग में जलकर मौत हो गई। एक के बाद एक बहुत ही कम टाइम में रॉयल फैमिली ने बहुत सारे लोगों को खोया है, इसलिए पब्लिक फ्यूनरल करना बंद कर दिया गया। ये सब सुनकर वो रोने का नाटक करती है ताकि उसे ट्रेनिंग से छुट्टी मिल सके, और वह रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वह रॉयल फैमिली की डेथ के बारे में इंटरनेट पर न्यूज देखती है, और उसे ये बहुत ही अजीब लगता है कि रॉयल फैमिली मेंबर्स की मौत आखिर एक्सीडेंट में ही क्यों हुई। फिर वो प्रिंस को कॉल करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता, क्योंकि वो उस टाइम रांग के साथ था। उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मिलवाने के लिए लाई थी। उस लड़की का नाम जेई था, और उसके फादर भी उसी न्यूज एजेंसी से काम करते थे, जहाँ पर रांग बीमार होने का नाटक करके वान को जेई के साथ एक शादी में जाने के लिए बोल रही थी। पर वान समझ जाता है कि वह बीमार होने का नाटक कर रही है, इसलिए वह उसके साथ जाने से मना कर देता है, और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाता। वो वहाँ से चला जाता है और चोई को जेई का बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोलता है। उसके बाद वान सांग को कॉल करता है। सांग आज उससे काफी ज्यादा प्यार से बात कर रही थी, उसे मोटिवेट करती है, क्योंकि वान ने बहुत ही कम टाइम में अपने सभी फैमिली मेंबर्स की मौत देखी थी। सांग की ये बात सुनकर वान को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई तो ऐसा था जो कि दिल से उसके बारे में अच्छा सोचता था। वहीं प्राइम मिनिस्टर मिन आज ह्यून को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाता है। वैसे ह्यून स्कूल में बहुत ही अकेला फील करता था। वहाँ पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। सभी बच्चे उससे डरते थे, एक किंग की तरह उसे रिस्पेक्ट करते थे। हियान का बहुत ही मन करता था कि दूसरे बच्चों की तरह वह भी एक नॉर्मल लाइफ जिए, उनके साथ खेले, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो मिन से उसके अंकल वान से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। इधर वान के पैलेस में जिनसुक सांग को रॉयल लेडीज की तरह चलने की ट्रेनिंग दे रही थी, पर प्लेट और बाउल को बैलेंस करके। पर सांग एक के बाद एक प्लेट और बाउल तोड़ती जा रही थी।
तभी वहाँ पर मिन हियान को लेकर आता है, जिसके आते ही सांग को ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाती है। सांग अब हियान के साथ खेलने लगती है और कुछ ही देर में मिन के साथ साथ सभी सर्वेंट भी हियान के साथ अलग अलग गेम खेलने लग जाते हैं, जिससे वह काफी खुश था। कुछ देर के लिए ही सही, पर वह अपने किंग की ड्यूटी से फ्री होकर नॉर्मल बच्चों की तरह खेल रहा था। दूसरी तरफ हांदा अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड अपने फादर के खिलाफ ताइजू से शादी करने को लेकर उसकी इंसल्ट कर रही थी। तब हांदा उन्हें ये याद दिलाकर उनका मुंह बंद करवा देती है कि उसकी जो सिस्टर इन लो सांग है वो प्रिंस की गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसका मन तो उन्हें मुंह पे मारने का कर रहा था, और तायू तो हांदा को अगली बार उन्हें पीटने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ मान को चॉय से पता चलता है कि हियान उनके पैलेस में सांग और मिन के साथ है। जानकर वह अपने पैलेस जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हियान सांग की स्पोर्ट्स कार में बैठने की जिद कर रहा था, इसलिए उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। वो उसे लेकर अपने स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव करने के लिए निकल जाती है, और उनके पीछे पीछे मीन और कुछ गार्ड्स कार लेकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, यान बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था, पर अचानक से सांग के कार के ब्रेक काम नहीं करते और ब्रेक दबाने पर स्पीड बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में सांग और मिन को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। तब सांग कार को रोकने के लिए रोड की साइड से कार को घिसटा कर लेकर जाती है, ताकि उसकी स्पीड कम हो सके, और ये उसका आइडिया काम भी कर जाता है। पर कार रुक नहीं रही थी। तभी एक दूसरी कार उसके सामने आकर रुक जाती है, और सांग की कार उसे टकराने की वजह से रुक जाती है। सामने वाली कार से अब वान बाहर निकलता है, जिसके सर पर चोट लगी थी। हमें एक दिन पहले का इंसिडेंट दिखाया जाता है, जब स्टेडियम में वान सांग के कान में कुछ बोल रहा था। असल में तब वान सांग को शेमलेस होकर लोगों के सामने सेक्सी किस करने के लिए बोल रहा था। आखिर यही तो सांग ने उसे सिखाया था ना। बस सांग उसकी इस बात से इम्बेरस होकर खुद ही पब्लिक प्लेस में वान को लोगों के सामने किस करने से मना कर देती है। पर भले ही वान ने सांग का लाया हुआ मैजिक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनने से मना कर दिया था, पर रात को वो अपने घर में ही वही यूनिफॉर्म पहनकर स्माइल करते हुए सोया हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांग बहुत ही कोशिश करके कार को रोकती है, जिसमें वान ने अपनी कार सामने लाकर उसकी हेल्प की थी। इस एक्सीडेंट में तीनों को ही इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कुछ देर बाद रांग को कोर्ट लेडी हुआ से इस एक्सीडेंट के बाद पता चलती है, और वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर मिन से ह्यून के बारे में पूछती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग कैसे हैं, सिर्फ उसका बेटा सेफ होना चाहिए। वैसे ह्यून को इतनी ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी, पर ये एक्सीडेंट सांग की कार में बैठने से हुआ था। ये जानकर रांग उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली थी। तब मीनू से रोकता है। ऐसा करने से मीडिया में ह्यून की खबर बाहर आ जाएगी कि वह बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर घूम रहा था। ऊपर से इस टाइम वान भी पूरी तरीके से इंजर्ड है, इसलिए मीनू से शांत रहने के लिए बोलता है। रांग तो वैसे भी ह्यून और अपने नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी। वो सांग के खिलाफ अभी कोई भी कदम नहीं उठाती। इधर वान की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। कुछ घंटों बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर सांग अभी तक की बेहोश थी, जिसे मिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करके अपने सेक्रेटरी से सांग की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलकर चला जाता है। रात को अब ह्यून सांग के वार्ड में उसे देखने के लिए आता है, और सांग को इंजर्ड देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम सांग ने उनका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था उसे हिम्मत देने के लिए। अब ह्यून भी सांग का हाथ पकड़ लेता है। तभी सांग होश में आ जाती है। सांग को अब भी कुछ से ज्यादा ह्यून की फिक्र थी, और उसे सेफ देकर उसे सुकून मिलता है। पर ह्यून से वान की सर्जरी होने की खबर सुनकर वे तुरंत ही उसे देखने के लिए उसके वार्ड में जाती है और उसकी इंजरी चेक करने लगती है। वैसे इंजरी तो सांग को भी हुई थी, जिस पर वान का पूरा ध्यान था। वह सांग इन सब बातों से थोड़ा एम्बेरस फील करती है, और वान को अगली बार किसी को भी बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए मना करती है। वान की ऐसी हरकतों से पब्लिक को लगेगा कि वान उसके प्यार में खुद की लाइफ की भी चिंता नहीं कर रहा। सांग की ये बात सुनकर वान के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब अगले दिन सांग के भाई और भाभी को उनके फादर से सांग के एक्सीडेंट की खबर मिलती है कि कैसे सांग ने रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट किया। बीच में उसने अपनी कार को घसीट कर ब्रेक लगाए। यही सोच रहे थे कि ये सांग का एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने का तरीका है। इस खबर से ताइजू और हांडा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं इन सब कंट्रोवर्सी से सांग और वान का रिश्ता टूट ना जाए। वहीं सांग से मिलने के लिए हाई हॉस्पिटल गई थी, पर मिन के गार्ड्स उसे अंदर आने नहीं देते। लकीली सांग उसे देख लेती है
और उसे अपने अपार्टमेंट लेकर जाती है बात करने के लिए। वहाँ पर सांग को हाई से उसकी कंपनी की स्टॉक गिरने की बात पता चलती है, जो कि एक्सीडेंट की कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ था। वो एक्सीडेंट के बाद पब्लिक में खुलकर नहीं बोल सकती क्योंकि उसके साथ कार के अंदर लिटिल किंग भी था। ये सब सुनकर हाई उसे वान से रिश्ता तोड़ने के लिए बोलती है। जब से सांग ने वान के साथ रिश्ता जोड़ा है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती जा रही है। वैसे भी तो वो वान के साथ फेक शादी करके कुछ सालों बाद डाइवोर्स लेने वाली है ना, उनके बीच प्यार थोड़ी ना है कि ये रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। इसी टाइम हाई की ये बातें मिन सुन लेता है, जिसके बाद मजबूरी में सांग मिन को सब कुछ सच बता देती है कि वह ये शादी सोसाइटी में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए कर रही है। ये सुनकर मिन उसे उससे शादी करने का ऑफर देता है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। इधर हाई और वान के असिस्टेंट चॉय के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है, जहाँ पर हाई उसे बोलती है कि सांग की शादी करने के बाद वो भी पैलेस में रहने के लिए आ जाएगी, क्योंकि रॉयल फैमिली में शादी करने के बाद सांग काम नहीं कर पाएगी और ना ही उसके पास कोई काम बचेगा। दूसरी तरफ रांग ह्यून को पैलेस लेकर जाने वाली थी, नहीं तो पब्लिक के मन में ह्यून की इस तरह गायब होने पर शक पैदा हो जाएगा और ह्यून भी अपनी माँ की बात चुपचाप मान लेता है। वहीं सांग वान से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है। तब तक के वान डिस्चार्ज होकर सांग को बिना कुछ बताए पैलेस चला गया था। इधर मिन वान से मिलने के लिए उसके पैलेस आया था, पर उनके बीच क्या बात होती है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ सांग वान को बार-बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। ऊपर से हाई से पता चलता है कि जब सांग अपने वार्ड में मिन से बात कर रही थी, तब वान उसके वार्ड के पास से गुजरा था। तब जाकर सांग को समझ में आता है कि वान उसका कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा है। उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, ये बात वान ने आज सुन ली थी। ऊपर से वान के पैलेस जाने पर सांग का सामान वान के सर्वेंट ने निकाल दिया था। वान अब सांग को अपने साथ पैलेस में नहीं रखना चाहता था। साथ ही सांग को वान का दिया हुआ ग्राउंड प्रिंस हुपाई भी लौटाना पड़ता है, जिसका यूज करके वो कभी भी वान से मिल सकती थी। ये सब देखकर सांग को वान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ग्राउंड प्रिंस हुपाई किम को लौटाकर अपना सामान लेकर वापस घर चली जाती है, पर पैलेस में वान भी सांग को याद कर रहा था। उसे ये बात बहुत बुरी लगी कि सांग सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए उससे शादी कर रही है, बाकी उसको उससे कोई भी प्यार नहीं है। वान को सांग का कॉलर टेक्स्ट आ रहा था, पर वह किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अगली सुबह सांग किंग पैलेस में वान से मिलती है। इस दौरान उसकी मुलाकात रांग से होती है, पर दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं होती। फिर सांग वान से मिलकर उसे इग्नोर करने की वजह पूछती है। तब वान उसे पता चलता है कि उसके कार के ब्रेक किसी ने जानबूझकर खराब कर दिए थे। कोई उसे मारना चाहता था। ना तो वो जान चुका है कि सांग बहुत ज्यादा केयरलेस पर्सन है, उसकी वजह से वान की रॉयल इमेज पर खतरा है और वान की वजह से सांग की जान को खतरा है। इस वजह से वो उनकी शादी तोड़ रहा है। सांग उसे मनाने का ट्राई करती है, पर वान अपना डिसीजन नहीं बदलता। इसके बाद सांग गुस्से में अपने घर चली जाती है। वहाँ पर पहले ही उसका भाई उसके एक्सीडेंट के बात को लेकर उसके फादर को भड़का रहा था, पर सांग को इस बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी फैमिली ने तो एक बार भी एक्सीडेंट के बाद उसका हालचाल तक नहीं पूछा। वह उन्हें अपनी लाइफ की बातें क्यों शेयर करे, पर उसके फादर को उसकी लाइफ की नहीं, उसकी कंपनी के स्टॉक की फिक्र थी, जो कि इस एक्सीडेंट कंट्रोवर्सी के बाद नीचे गिर गए थे। तब सांग उन्हें स्टॉक की फिक्र करने से मना कर देती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वो स्टॉक फिर से इंक्रीज करवा सकती है। सांग हाई को उसके कार के बारे में पता लगाने उसे गैरेज में भेजती है। इधर चॉय वान से सांग के साथ शादी तोड़ने की वजह पूछता है। वैसे सांग के साथ रिश्ता तोड़ना उसकी मजबूरी थी। वो नहीं चाहता कि रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स की वजह से जिस तरह उसकी माँ की जान किसी ने ले ली, वैसे कोई उसकी जान भी ले ले। आज तक उसे अपने सपनों में उसकी मामू का एक्सीडेंट याद आता है। वह फिर से किसी अपने को खोना नहीं चाहता। ये बात मिन ने भी आज उससे मिलकर की थी। उसे और किंग को तो मिन प्रोटेक्ट कर ही लेगा, लेकिन अगर वान ने सांग से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसके दुश्मन सांग की जान ले लेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वान ने सांग को छोड़ दिया और वान की ये बातें सुनकर चोई को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन अब हम रांग को पैलेस में होने वाले इनर कोर्ट बैंकेट इवेंट की तैयारी करते हुए देखते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ लेडीज का गेस्ट लिस्ट में नाम लिखा था। इस इवेंट की खबर मिन को भी पता थी। वहीं चॉय वान की तरफ से इस इवेंट के लिए सांग को एक ट्रेडिशनल ड्रेस और साथ में इनविटेशन देता है, लेकिन सांग इस इवेंट में जाने से मना कर देती है। अगर उसकी शादी वान से नहीं होने वाली तो वान के रॉयल इवेंट में जाकर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। पर वान के कहने पर चॉय बार बार सांग को इवेंट में आने के लिए मनाने लगता है। फिर भी सांग बार बार उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर देती है। वहीं वान
वान रांग से मिलता है, जो कि सांग से रिश्ता तोड़ने की खबर से बहुत ज्यादा खुश थी। पर वान उसे सीधा सीधा बता देता है कि सांग से रिश्ता तोड़ना उसकी मजबूरी है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर वे चाहता है कि रांग सांग को रॉयल इवेंट के लिए खुद इनवाइट करे, जिसके लिए वे मान जाती है। इधर सांग को हाई से खबर मिलती है कि किसी पर्सन ने गैरेज में उसकी कार के साथ कुछ तो गड़बड़ की थी, पर सीसीटीवी में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। तब सांग उसे गैरेज के सामने मौजूद कन्वीनियंस स्टोर की सीसीटीवी फोटोज चेक करने को बोलती है। तभी सांग को वान का मैसेज मिलता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए सांग उसे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर वान उसे इवेंट में आने को बोलता है, पर सांग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसके कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वान उसे समझाता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी तोड़ रहा है, लेकिन भला इवेंट में उसके आने से क्या ही बदल जाएगा। यहाँ पर क्या उसकी जान को वान की वजह से खतरा नहीं होगा? पर वान बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें उस इवेंट पे देखना चाहता हूँ। वान के ऐसा जवाब सुनकर वो गुस्से में एक एरो उठाकर उसे वान के कैट की तरफ मारने वाली थी। वैसे वो कैट को मारने वाली नहीं थी, वो सिर्फ देखना चाहती थी कि वान किस तरह अपनी प्यारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। तुरंत ही उठकर उसके हाथ से एरो छीन लेता है, जिस दौरान उसके हाथ में इंजरी हो गई थी। ये देखकर सांग उसके हाथ में अपना स्कार्फ बांध देती है और उसे समझाती है कि वान को कभी भी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसे अपने दिल की खुशी देने वाली चीजों के हिसाब से काम करना चाहिए। वान को पीछे हटने से ज्यादा अपनी रॉयल फैमिली और सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद सांग को अपने एम्प्लॉय से पता चलता है कि वे उसकी कार को खराब करने वाला पर्सन कन्वीनियंस स्टोर गया था और वहाँ पर उसने शॉपिंग करके क्रेडिट कार्ड यूज किया था। वो क्रेडिट कार्ड उसके भाई की कंपनी का था, इसलिए उस पर्सन का नाम पता लगाने के लिए सांग अपने भाई से हेल्प मांगती है। अब क्योंकि इस तरीके से अपने भाई से हेल्प मांग रही थी तो ताइजू को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। पर जब उसे पता चलता है कि वह पर्सन सांग को मारने की कोशिश कर रहा था, तो वह उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वहीं मिन सांग के बारे में सोच रहा था। उसने जब हॉस्पिटल में उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, तब सांग को समझ नहीं आया था कि आखिर मिन उससे शादी क्यों करना चाहता है। पर सांग ने उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मिन सिर्फ 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेगा और वान के साथ डाइवोर्स होने के बाद भी वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करेगी। इसलिए सांग को अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए सिर्फ वान से शादी करने की जरूरत थी। इधर कोर्ट लेडी जोंगमी सांग को इवेंट में लाने के लिए वान से थोड़ा सा और कोशिश करने को बोलती है। वैसे भी कुछ दिनों में सांग ने बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस की थी। ऊपर पैलेस में आग लगाने का इल्जाम लगा था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके ऊपर इंट्रोगेशन भी बिठाई गई। कि ये सारी बातें सुनकर वान उसे कॉल करता है और शादी तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है, साथ ही उसे इवेंट में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तब फाइनली सांग मान जाती है, जिसके बाद अगले दिन ट्रॉय सांग के लिए फिर से वही ट्रेडिशनल ड्रेस और इनविटेशन लाता है। साथ ही उसे समझा देता है कि इवेंट में जाने के लिए सांग को वही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना होगा और इवेंट फाइन लड़कियां रॉयल फैमिली के मिले हुए रैंक के हिसाब से खड़ी होंगी। तब सांग को समझ आता है कि रांग तो उसे लास्ट रैंक में ही खड़ा रखेगी। वान के साथ उसकी शादी होती तब तो वो फर्स्ट रैंक में खड़ी हो पाती, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। रात को सांग इंटरनेट पर इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालती है, तभी उसे वान का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है, जो बात वान को बहुत ही अजीब लगती है। सांग उसे बोलती है कि वह उसे रैंक के हिसाब से क्लास में चलने की प्रैक्टिस कर रही है, जो बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है। अगले दिन अब किंग पैलेस में इवेंट शुरू होता है, जहाँ पर मीडिया और वीआईपी गेस्ट आए हुए थे। इवेंट में बुलाई गई लड़कियां भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आ चुकी थी। रांग भी इवेंट के लिए बहुत अच्छे से रेडी होती है, आखिर इस इवेंट को वही तो लीड करने वाली थी। वहीं सांग उसी ट्रेडिशनल ड्रेस को देख रही थी, जो उसे आज पहनकर इवेंट में जाना है। तभी उसे कल रात के वान की बातें याद आती है, जो उसे अपने तरीके से खुद को दूसरों से यूनिक बनाकर लीड करने को बोलता है। ये चीज सांग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आती है। अब सांग को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। इधर ताइजू को उस पर्सन के बारे में पता चल चुका था, जिसने सांग की कार खराब करके उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर्सन की अब मौत हो चुकी थी। इस खबर से ताइजू और हांडा दोनों ही डर चुके थे। वहीं इवेंट के लिए सिलेक्टेड लेडीज अपनी सीट पर आकर बैठ चुकी थी, सिर्फ वहाँ पर सांग की सीट खाली थी। उसके बारे में बाकी लेडीज बहुत ही बुरी गॉसिप कर रही थी, पर रांग वो वहाँ पर आता हुआ देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं।
वैसे उनकी ये बातें सुनकर रांग भी खुश थी। वह तो यही चाहती थी कि सांग इस इवेंट में आने की हिम्मत ही ना करे। तभी सांग वहाँ पर आती है मीडिया के अटेंशन के साथ, वो भी अपने फैशन स्टाइल फॉलो करके, जिससे वहाँ पर अलग ही मॉडर्न कपड़ों में देखकर रांग जरा भी खुश नहीं थी। पर वह मीडिया के सामने सांग को कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर भी वह सांग को इंसल्ट करने के लिए उसे ज्यादा बाकी लड़कियों को प्रॉन्स देती है और सांग को सबसे लास्ट में गर्मी में चलने के लिए मजबूर करती है। वान आता है जो कि सांग का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब वान के साथ होने से सांग लास्ट रैंक से रांग के पीछे सेकंड रैंक तक आ गई थी और वान का इस तरह सपोर्ट पाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है स्कूल टाइम से वान सांग को छुप छुप कर देखा करता था। मतलब कि वान मिन की तरह स्कूल टाइम से उसे प्यार करता है, लेकिन सांग वान को तब जरा भी भाव नहीं देती थी। ये बात मिन ने भी नोटिस की थी, पर दोनों ही एक दूसरे को लाइक करने वाली बात शेयर नहीं करते। उल्टा दोनों स्कूल टाइम से अभी तक के अच्छे दोस्त बने रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग पैलेस में रात के इवेंट की तैयारी हो रही थी और पैलेस के अंदर वान सांग के रेडी होने का वेट कर रहा था। पर वान के बाहर बुलाने पर सांग चिल्लाकर उसे चुप करवा देती है क्योंकि वह उसे शांति से रेडी नहीं होने दे रहा था। कोर्ट लेडी और उसके सर्वेंट्स सांग के गुस्से को शांत करती है। कुछ देर बाद सांग वान के सामने रेडी होकर आती है, जिसे वान देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ लिटिल किंग को उसकी नानी रेडी करती ही। वैसे उसका इस इवेंट में कोई काम नहीं था, पर अंकल वान के कहने पर वो इस इवेंट में जा रहा था। वहीं रांग भी इस इवेंट के लिए रेडी हो रही थी और मिन के साथ पार्टी में एंट्री करती है। इस पार्टी में जेई भी आई थी, जिसके साथ रांग वान की शादी करवाना चाहती थी। वह लड़की रांग से डरती थी और उससे जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी। सांग की तरह खुद के लिए स्टैंड लेने वाली नहीं थी और यही बात तो रांग को पसंद है कि वान की वाइफ हमेशा उसके नीचे दब कर रहे। उसके बाद वान और सांग का हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करते हैं, जिन्हें रांग के साथ ज्यादा टेंशन मिल रही थी। लोग तो उनकी जोड़ी को ही देखते रह गए। वान और सांग पार्टी में आकर अपना डांस करते हैं। रांग को लग रहा था कि ये उन दोनों का आखिरी डांस है, लोगों के सामने अपना ब्रेकअप अनाउंस करने से पहले। यहाँ पर तो वो दोनों लोगों ने देख रहे हैं कि नहीं इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अचानक अब वान अपना डांस रोककर नील डाउन होकर अपनी मॉम की रिंग के साथ सांग को प्रपोज कर देता है। ये चीज सांग के साथ साथ सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। रांग ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सांग ने वान का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसकी रिंग पहन ली थी और ह्यून ने भी अपनी मॉम के मना करने के बाद भी वान और सांग को उनकी वेडिंग के लिए ब्लेसिंग दे दी। अब जाकर रान को समझ आया कि वान ने उसके जरिए सांग को इस इवेंट के लिए क्यों इनवाइट किया था और ह्यून को इस पार्टी में क्यों बुलाया गया था। रान बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मिन को भी सांग और वान का रिश्ता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से रांग उसे किसी भी तरीके से वान और सांग की शादी अप्रूव करने से मना करती है, क्योंकि मिन प्राइम मिनिस्टर है तो कैबिनेट की पावर भी उसके पास रहेगी। दूसरी तरफ हाइकिंग पैलेस आकर चॉइस से मिलती है क्योंकि सांग का कॉल नहीं लग रहा था। आज रॉयल अथॉरिटीज ने सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे। मान से पब्लिक की प्रपोजल मिलने के बाद सांग का स्टेटस बढ़ गया था। कल तक जो लड़कियां नाजायज होने का लेकर उसे इंसल्ट करती थी, आज वही उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। तभी पार्टी में रांग और मिन को थोड़ा सा गुस्से में आते हुए देखकर वान और सांग नोटिस करते हैं। वान रांग को डांस करने के लिए अप्रोच करता है और डांस के दौरान दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। अब जब यू ने उसे ब्लेसिंग दे दी थी तो रांग उनके रिश्ते के लिए डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे सकती थी। ऊपर से वान रांग के सामने उसके भाई के विल के बारे में बात करता है, जो सुनकर रांग शॉक रह जाती है। वहाँ पर उस टाइम लोग थे, इसलिए रांग खुद को शांत करती है। सांग मिन को डांस के लिए अप्रोच करती है। मान का दिया हुआ रिंग देखकर मिन इमोशनल हो जाता है। आज उसने सांग का जिस तरह से हाथ पकड़ा, सालों पहले मिन ने सांग का पहली बार हाथ पकड़ा था जब वह लिफ्ट में फंस गई थी। मिन ने तब उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से बाहर निकाला था और उसका हाथ पकड़कर एग्जाम हॉल तक भगाकर लेकर गया था, नहीं तो उसका एग्जाम मिस हो जाता। तरह मिन हमेशा सांग की हेल्प करने के लिए उसका हाथ पकड़कर रखता था, इसलिए आज वो डांस करने के दौरान सांग से एक प्रॉमिस करने को बोलता है कि वह कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगी। उसे ऐसे ही प्रॉमिस करती है, लेकिन इस दौरान रांग और मिन नोटिस करते हैं कि वान और सांग की नजर एक दूसरे से हट नहीं रही थी, जैसे कि दोनों एक दूसरे के प्यार में हों।
ये तरफ जॉय गेस्ट से मिले फ्लावर्स को फ्लावर बेच में अरेंज कर रहा था। तब हाई उसे फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती है। उसके पेरेंट्स की फ्लावर्स की शॉप थी, तो उसे फ्लावर्स के बारे में अच्छे से पता था, जो देखकर जॉय उसे इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर वान और सांग आते हैं और सांग खुशी से हाई को अपने प्रपोजल रिंग दिखाती है। हाई भी उसे न्यूज में उनकी शादी की खबर दिखा रही थी। उनका ये मैरिज प्रपोजल बाहर आने के बाद सांग की कंपनी के स्टॉक्स फिर से बढ़ गए थे और कुछ न्यूज एजेंसीज उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे खुश देखकर वान भी खुश था। वान ने जो सांग को शादी के लिए प्रपोज किया, उस न्यूज को सुनकर ताइजू और हांदा भी काफी खुश थे। अब तो वह लोग भी ऑफिशियली रॉयल फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, पर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं सांग की जान को कोई खतरा तो नहीं है, नहीं तो उसे मारने की कोशिश करने वाले पर्सन को कौन मारेगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थे आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।